नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप सबका स्वागत है कैंडिड इंस्टीट्यूट के केमिस्ट्री लाइव चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका आज प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है, आपने सुना होगा सबने। ये पॉलिसी को आए हुए वैसे तो 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अभी टाइम मिला बिकॉज़ मैं थोड़ा कोर्स वगैरह बनाने में बिज़ी था। तो आज मैं ये सब जो डिस्कशन है वो आप सब लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे इसको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके क्या एडवांटेजियस पॉइंट्स हैं, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले हमारे पास एक एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में। उसके बाद एक पॉलिसी बनी 86 में। आपको याद होगा कि 86 की एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो 11th और 12th होती थी वो कॉलेजेस में होती थी। खास करके जो लोग मेरी एज के होंगे उनको पता होगा। उसके अलावा फिर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हुई वो 1992 में। एज दे वर नॉट द मेजर अमेंडमेंट्स, तो इसलिए हम इसको एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानते हैं। और अभी जो है एक मैसिव चेंज आ रहा है एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, राइट। तो क्या क्या हैं चेंजेस, उसकी हम डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये प्रपोजल किसने दिया? एक कमेटी बनी थी कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में, उन्होंने हेड किया था इस कमेटी को। एंड आपको सबको पता ही है कि जो कस्तूरी रंजन जी हैं वो इसरो साइंटिस्ट थे यानी कि, और उन्होंने हेड किया इसको 1994 से 2003 तक। और उन्होंने कई अवार्ड भी, जैसे हैं मेन हमारे अवार्ड्स हैं, उनको उन्होंने जीता भी है। जैसे पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हुए हैं। तो कहने का मतलब, मेरा ये बताने का मतलब ये था कि ये जो पॉलिसी है, ये बनाने में जो रोल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही कैपेबल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और वो है हमारे श्री कस्तूरी रंगन जी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने गांव से लेके शहर तक हर तरह के शिक्षाविदों से मिलके अच्छी तरह डिस्कशन करके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। बहुत सारे ह्यूज पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स को फिर जो है वो पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल टीम है उनसे भी डिस्कस किया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या और भी जो HRD मिनिस्ट्री के लोग हैं, उन सब ने मिलके इसको जो है वो फाइनलाइज किया है। तो आप सबको पता है कि अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन अभी हमने इसको क्या किया है, या गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे बड़ी जो चेंज है, जो मैसिव चेंज है, जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, वो चेंज ये है कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें एक बहुत ह्यूज इंक्रीज आया है, और उसको एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके 6% ऑफ GDP जो है वो बना दिया गया है। तो 6% इज अ ह्यूज अमाउंट एज पर एज एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड, स्पेशली फॉर एजुकेशन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली डबल द अमाउंट। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है, वो है कि 10+2 जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। अब 10+2 की बजाय 5+3+3+4 सिस्टम है, जिसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है सब बच्चों के लिए, वो ये है कि आपका जो स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था वो भी खत्म हो गया। जैसे हमारे पास कौन सी स्ट्रीम होती थी? आर्ट्स की स्ट्रीम होती थी, हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, जिसको हम साइंस स्ट्रीम भी बोलते हैं, और उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम होती थी। तो बच्चा अगर कॉमर्स में घुस गया तो उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते थे। अगर बच्चा मेडिकल में आ गया तो उसको मेडिकल के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर नॉन मेडिकल में चला गया तो उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट्स में आ गया तो बाद में अगर वो चेंज करना चाहता था तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। तो कहने का मतलब है, ये चीज़ें जो हैं वो, उससे बच्चों को छुट्टी मिल गई, थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगी बच्चों को पढ़ने में। उसके अलावा नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम जो है वो कर दिया गया, यानी कि आप कभी भी इन द एजुकेशन सिस्टम आ सकते हो, यानी कि कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। किसी भी मोमेंट पे पढ़ाई जो है वो आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अगर आपकी मजबूरी है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो। एग्जिट का मतलब यही नहीं है,
एग्जिट का मतलब, एंट्री का मतलब, एग्जिट का मतलब यही नहीं है कि पढ़ाई में आना और पढ़ाई में छोड़ना। इसके अलावा ये है कि आपको एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में स्विच ऑन करना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो गया। मान लो आपने आर्ट्स लिया और आर्ट्स पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार आई वॉज वेरी गुड एट साइंस, ये कहाँ फंस गया मैं, यहाँ मुझे ये आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट तो ये वाले पढ़ने हैं, लेकिन साथ में मुझे केमिस्ट्री में मेरा बड़ा मन लगता था, तो केमिस्ट्री में पढ़ना चाहता हूँ, तो यू कैन टेक दैट वेरी सब्जेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो प्लस पॉइंट्स इस पॉलिसी में हैं। तो 10+2 सिस्टम को अबॉर्ट कर दिया गया है। 10+2 का मतलब क्या हुआ, 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, 12 ईयर्स आगे आप पढ़ाई करते थे, जो गवर्नमेंट के अंदर होती थी, और वो होती थी 1st स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। उससे पहले तो आपको पता ही है, प्री नर्सरी, ये वो सारा कुछ, नर्सरी, प्री नर्सरी, किंडरगार्टन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, वो हम लोग जो है वो पढ़ते थे पहले। और स्टडी जो है, जो मतलब फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती थी, वो 6 ईयर की एज में स्टार्ट होती थी, यानी कि 6 ईयर की एज से लेके 18 ईयर्स की अप्रॉक्सीमेट एज तक आप लोग जो है वो गवर्नमेंट की निगरानी में होते थे, यानी कि उसका जो कंट्रोल होता था स्टडी का, वो गवर्नमेंट का होता था। ठीक है। अभी जो है, अभी ये कंट्रोल बढ़ा दिया गया, क्योंकि नया सिस्टम जो आ गया है वो क्या है, 5+3+3+4 सिस्टम। इस सिस्टम में जो बच्चा है उसकी स्कूलिंग जो है वो कितने साल की होगी, 15 साल की, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल जो है वो 15 ईयर्स ऑफ स्टडी पे हो गया, जो कि पहले सिर्फ कितना था, 12 ईयर्स की स्टडी पे। अब जो स्कूलिंग पहले 6 साल की एज में गवर्नमेंट के हिसाब से, नो डाउट बच्चे पहले स्कूल में एंटर कर लिए जाते थे, प्री नर्सरी, प्ले वे, ये सारी चीज़ें चलती थी, ये हम लोगों को पता ही है सबको। लेकिन अभी गवर्नमेंट के हिसाब से बच्चा 6 ईयर की एज में जो है वो बच्चा आता था स्कूल में या गवर्नमेंट की निगरानी में, लेकिन अभी बच्चा जो है वो 3 साल से गवर्नमेंट की निगरानी में जो है वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब आते हैं जो सबका कंसर्न है, सारे जितने भी लोग हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। तो इस सिस्टम की हम डिस्कशन करते हैं डिटेल्ड, और उम्मीद है मुझे कि आप इस सिस्टम को समझ पाओगे। तो जो सिस्टम के पहले 5 साल हैं, ये पहले जो 5 ईयर्स हैं सिस्टम के, उसमें से 3 साल जो है वो बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा और खेलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 3 साल में गवर्नमेंट का टारगेट है कि बच्चा स्कूल से प्यार करने लगे, बच्चा स्कूल से भागे नहीं, बच्चा खुद जाना चाहे स्कूल में। जैसे आजकल तो हमें बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, उसको मतलब कई जगह तो ऐसा है बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, उसको हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे का स्कूल का सिस्टम इस तरह से कर दिया जाए कि पेरेंट्स को रोकना पड़े कि बेटा नहीं, आज संडे, आज छुट्टी, आज स्कूल नहीं जाना है, राइट। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट 3 ईयर्स बच्चा जो है स्कूल में सिर्फ और सिर्फ खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। वहां पे सारे उसको खिलौने अवेलेबल होंगे, जो भी चीजें हैं अवेलेबल होंगी, जो भी सीखेगा वो खेल खेल में सीखेगा। तो हमें पता है कि घर में इतने सारे खिलौने भी नहीं होते। आजकल पॉपुलेशन बहुत मैसिव इंक्रीज हो रहा है, शहर में बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। उस पॉपुलेशन के कारण ना ग्राउंड्स बची हैं, और गलियों में, सड़कों पे इतना अंदर ट्रैफिक हो गया है कि बच्चा तो खेल ही नहीं पाता, और टॉयज इतने होते नहीं घर में। तो लेकिन अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो बहुत बड़ी ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत बड़े क्लासरूम्स होंगे, बहुत सारे ढेर सारे खिलौने होंगे, और सबसे बड़ी बात ढेर सारे दोस्त होंगे, जो कि गली मोहल्ले में खेलते वक्त कई बार दोस्त नहीं होते, तो ढेर सारे दोस्त भी होंगे। तो कहने का मतलब अगर ढेर सारे दोस्त भी हैं तो बच्चे को क्या चाहिए, खिलौने हैं, दोस्त हैं और जगह है, तो बच्चा आराम से एंजॉय करेगा, और वहाँ पे बच्चे का मन ज़्यादा लगेगा और वो स्कूल की तरफ भागेगा। उसके बाद दूसरी बात है कि ये जो 5 ईयर्स का स्पैन है, इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। इसको क्या नाम दिया गया है, फाउंडेशन स्टेज इसको नाम दिया गया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा और कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है पहला बच्चा जो है उसने 3 साल जो है वो पूरी तरह से खेला, फिर 2 साल जो है उसने स्टडी की, वहाँ पे स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी खेल खेल में ही होगी, बहुत ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होगा। और इस दौरान वो कौन सी क्लास करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इस दौरान करेगा। वो 5 ईयर के पीरियड में 3 साल खेलेगा, 2 साल पढ़ाई करेगा, और कौन कौन सी क्लास करेगा, फर्स्ट और
सेकंड क्लास जो है वो बच्चा करेगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। बच्चे का एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो एक करिकुलम डिसाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। इस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे का जो मेंटल बिल्डअप, अच्छी तरह से मानसिक विकास जिसको हम बोलते हैं, बच्चे का हो सके। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 इयर्स हैं, ये जो 3 इयर्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेपरेटरी स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? प्रेपरेटरी स्टेज इसको नाम दिया गया है। और नेचुरली बच्चा पहले 2 क्लास, फर्स्ट यहाँ पे 2 क्लास पढ़ के आया, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे बच्चे की जो एंट्री है वो क्लास 3rd से होगी। तो क्लास 3rd, 4th और 5th बच्चा इस स्टेज में करेगा। इसको प्रेपरेटरी स्टेज बोलेंगे। यहाँ पे बच्चे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसको थोड़ा पढ़ाई की ओर मोटिवेट किया जाएगा इस तरीके से। और उसके अलावा जो उसकी स्टडी होगी वो अकेली स्टडी नहीं होगी जैसे बोरिंग जैसे आजकल हो रही है, ऐसी स्टडी नहीं होगी। उसमें एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों चीजें होंगी। इसको खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ये इनकरेज करेगी कि बच्चे को यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी उसको स्टडी करवाई जा रही है उसकी मदर टंग में दी जाए, मातृभाषा में उसको दी जाए। क्योंकि इस स्टेज में जो आप ये लगा लो कि पहले बच्चा 3 साल की एज में आया था, 5 साल यहाँ स्पेंड किए, 8, और उसके बाद यहाँ पे 8 साल में अगर एंट्री की, 8, 9, 10, ये साल जो बच्चे की एज है, वो एज में बच्चे की लर्न करने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। और गवर्नमेंट ये सोचती है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो लर्न करने में पीछे रह जाता है, क्योंकि उसको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जो उसकी मदर टंग नहीं होती, जो उसको जो भाषा नहीं आती होती। तो इसीलिए बच्चे की जो लर्निंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो अगर बच्चा जो है उसको मदर टंग में सिखाया जाएगा वो तो सारी चीज़ें ढंग से सीखेगा। आज भी हम लोग चाहे जितनी मर्जी हमें इंग्लिश आती है या दूसरी लैंग्वेज आती है, लेकिन जो चीज़ हमें अपनी मातृभाषा में समझ आती है उतनी अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आता, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि साइंस की रिसर्च करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, साइंस को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अपने आप जो बच्चा है वो रिसर्च में आगे प्रोग्रेस कर सकता है। सॉरी। इसी तरह हमारे पास है क्लास 6, 7th एंड 8th। वो कब? जब 5+3 वाली स्टेज पार कर लेगा तो बच्चा नेक्स्ट 3 वाले स्टेज में आ जाएगा। और उसमें कौन कौन सी क्लासेस बच्चा करेगा? 6, 7th और 8th। इसको बोला गया मिडल स्टेज। अब इसकी बड़ी खास बात यह है, वो ये है कि यहां पे कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, बच्चे को प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और आप देखिए कि अगर बच्चा 3 साल रेगुलर कोडिंग करेगा तो व्हाट विल हैपन, उसको कोडिंग की काफी एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आगे जाके अगर वो एक अच्छे प्रोग्रामर बनने का उसमें एप्टीट्यूड है तो एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो बन पाएगा। और हमें पता ही है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या आने वाला टाइम में सॉफ्टवेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, कोडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितनी सारी वेबसाइट्स हैं वो सारी कोडिंग से बनती हैं, आपको पता ही है। सॉफ्टवेयर्स हैं सारे कोडिंग से बनते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें, अभी जैसे इंडिया ने बैन वगैरह लगाया था ऐप पे, ये सारी क्या है? कोडिंग है। टिकटॉक वगैरह और ये पता नहीं कौन कौन सी जो एप्स थी, राइट। और इसके अलावा एक बहुत और इम्पॉर्टेंट इन्होंने एडिशन की है, वो है कि बच्चे की स्किल डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट की कोशिश में क्या है? बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज से अवगत कराया जाएगा। बच्चे को वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाएंगे। जैसे मान लो बच्चा कहता है कि यार मुझे लकड़ी की चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको कारपेंटर वाला काम में एक्सपोजर दिया जाएगा, जो भी उसका नो हाउ होगा, जो भी उसके बेसिक्स होंगे। इसी तरह एक बच्चा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो उसको फोटोग्राफी में उसका स्किल जो है वो डेवलप करवाया जाएगा। एक बच्चा कंप्यूटर असेंबल करना चाहता है तो उसको कंप्यूटर असेंबली में जो है वो स्किल डेवलप करवाया जाएगा। सो कहने का मतलब है जिस तरह के डिफरेंट काम फ्यूचर में नई तरह के काम जनरेट होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आज से 10-15 साल पहले कोई वाटर फिल्टर नहीं होते थे, वाटर प्यूरीफायर नहीं होते थे, तो वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग का कोई बिजनेस हुआ नहीं करता था। लेकिन अभी वाटर प्यूरीफायर आ गए हैं तो उनकी सर्विसिंग का एक बिजनेस आ गया। तो जिसके पास ये स्किल है वो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कमा लेता है, अपना घर चला सकता है।
और यहाँ पे उसको एक इंडियन लैंग्वेज स्टडी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बर्डन है, लेकिन एक अच्छा भी है। एक इंडियन लैंग्वेज तो हर एक बच्चे को पढ़नी चाहिए अलग से। जैसे मान लो मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे अगर मलयालम आती हो या तेलुगु आती हो या तमिल आती हो, तो दैट विल बी एन एडिड एडवांटेज। तो इस तरह से बच्चे को एक एडिशनल लैंग्वेज जो है वो पढ़नी पड़ेगी इस स्टेज में। तो मिडल स्टेज में बच्चा स्किल गेन करेगा, एक एडिशनल लैंग्वेज गेन करेगा, कंप्यूटर कोडिंग आएगी इसको। सो कहने का मतलब यह है कि बच्चे का एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 4 इयर्स हैं उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टेज। उसमें बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लासेस सेकेंडरी स्टेज में करेगा। और यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। अब आप ऐसा कोई नहीं है कि आपने आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है, आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपको ज्योग्राफी के साथ केमिस्ट्री लेनी है, आप ले सकते हो। हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री लेनी है, आप ले सकते हो। फिजिक्स के साथ आप साइकोलॉजी लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ये सारी चीज़ों की क्या कहते हैं, एक बच्चे को छूट होगी, एक बच्चे को लिबर्टी होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, लेकिन इसमें चाइनीज को नहीं डाला गया। ठीक है, आप फॉरेन लैंग्वेज कोई भी, आप रशियन है, मतलब फ्रेंच है या जर्मन है, कोई भी एक जो फॉरेन लैंग्वेज है वो आप सीख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो एज यूजुअल होंगे। जैसे पहले हम फिजिक्स पढ़ते थे या साइंस पढ़ते थे या केमिस्ट्री पढ़ते थे, मैथ, हिस्ट्री, वो सारे सब्जेक्ट्स एज यूजुअल हैं। और यहाँ पे जो थिंकिंग जो है वो बच्चे की डेवलप की जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो एम्फेसिस होगा वो रट्टाफिकेशन पे नहीं होगा, वो किस पे होगा? क्रिटिकल थिंकिंग पे होगा। जैसे आज मोदी जी बोल भी रहे थे कि यहाँ पे बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से सोचना है, क्या सोचना है नहीं, किस तरह से सोचना है। क्या सोचना तो हमने बोल दिया, भाई इस चीज के बारे में सोचो। मतलब किस चीज के बारे में सोचा जाए, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे एम्फसाइज जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा यहां पे हमारे पास अब एग्जाम जो है साल में 2 बार होंगे। सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा। एवरी 6 months देयर विल बी एग्जाम्स। तो इससे यह है कि बच्चा जब बार बार उसको पता हर 6 महीने बाद एग्जाम है, यार कोई ऐसी बात नहीं, तो उसका जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। आगे क्या होता था कि साल के आखिर में एग्जाम होता था, तो बच्चा आखिर में जाके पढ़ता था। और हमें हैबिट है ना अभी भी कि एग्जाम से पहले हमने पढ़ना है, एग्जाम से पहले ढेर सारा पढ़ो, मतलब और उसको जाके एग्जाम में वॉमिट कर दो, और उसके बाद हमें नहीं पता हमने क्या पढ़ा था, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जैसे वो चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, वो चीज़ें काम आएंगी हमारी लाइफ में, तो हमें इतनी अच्छे से जो है वो पढ़ना चाहिए। रट्टा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा सिस्टम यही बना था रट्टे वाला। अब ये रट्टे वाला सिस्टम थोड़ा खत्म होगा तो बच्चों का डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा 5+3+3+4 सिस्टम। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन की ओर, हायर स्टडीज की ओर। अब ग्रेजुएशन जो है वो पहले 3 इयर्स का होता था। ग्रेजुएशन पहले जो था वो 3 इयर्स का था। अभी ग्रेजुएशन जो है वो कितना कर दिया गया? 4 इयर्स का। राइट। ये जो बीए होता था, बीएससी होता था, बीकॉम होता था, ये खत्म, ये सारा सिस्टम खत्म। आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट ले लो, आप कहे जाओगे ग्रेजुएट, बाकी आपके सब्जेक्ट जो है वो मेंशन वहां पे किए होंगे। आगे क्या होता था, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपने सेकंड ईयर पढ़ा, आप पे कोई मुसीबत आ गई, आप पढ़ नहीं सके, या आपने फर्स्ट ईयर में साइंस ली, से आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ले ली। बाद में आपको लगा नहीं यार मुझे इस स्ट्रीम में नहीं जाना है, तो आपको फिर अगर दूसरी स्ट्रीम में आना है तो पहले ईयर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता था। आपने स्टडी छोड़ दी, 2 साल पढ़ के छोड़ दी, अब आप 5 सालों बाद पढ़ने आ रहे हो, तो आपको फर्स्ट ईयर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि 2 साल की स्टडी आपकी वेस्ट हो जाती थी। अब वो चीज़ खत्म हो गई। अब क्या है कि अगर आपने 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट की है तो आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, राइट। और अगर आपने 2 इयर्स की स्टडी कर ली +2 के बाद, तो आपको
ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। और अगर आपने 3 इयर्स का कोर्स कर लिया, 3 इयर्स पढ़ाई कर ली +2 के बाद, तो आपकी क्या होगी, ग्रेजुएशन डिग्री। अब हमें पता है कि डिग्री जो है वो जॉब्स और कंपटीशन के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंस अपना रखती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपने सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पढ़ना है, आपको पता है कि मैंने यार बैंकिंग जॉब में जाना है, मैंने किसी और जॉब में जाना है, या मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, तो आप बस 3 साल पढ़ के आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा पढ़ना है, मैंने आगे पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, 1 साल का और प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। फिर आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी ग्रेजुएशन रिसर्च, राइट। अब ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री आपको जब मिलेगी तो आप फिर उसके बाद जब पीजी में जाओगे तो उसका आपको एडवांटेज होगा, वो मैं बताता हूं कैसे एडवांटेज होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज हमारे पास और आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो चीज ये है कि भाई ये डिग्री में एडमिशन, इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए। एक ही टेस्ट होगा, एनटीए उसको कंडक्ट करेगी, उसके हिसाब से आपको ग्रेजुएशन में डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो डिग्री मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज एक हमने अंडरस्टैंड यहां पे करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहां पे आपकी वेस्टेज नहीं है। मान लो आपने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन किया, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल गया, आपके घर में कोई समस्या आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, अब क्या करेंगे आप? अब आपको प्रॉब्लम होगी, भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, अब मेरे हालात जो हैं वो 2 साल के बाद मान लो आपके हालात बदल जाते हैं, आपको लगता है यार मेरे हालात अब ठीक है, अब मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मान लो आपने 2 साल पढ़ाई की है और 5 साल का बीच में गैप आ गया, तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सो कहने का मतलब आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने जैसे बताया था कि अगर आपने थर्ड ईयर में जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री ले ली, ठीक है, थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने ले ली, तो ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आपको जो है वो पीजी करने के लिए 2 इयर्स। लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री ले ली तो आपकी पीजी जो है वो कितने की होगी, सिर्फ 1 ईयर की होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ क्या है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है, पीएचडी को जो है वो 4 साल का कर दिया गया है। उसमें बहुत सारी चेंजेस अगर कोई आती हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। अभी तो मोटा मोटे तौर पे ये एक लेआउट है हमारे सिस्टम का। अब इसका जो इंटरनल चीज़ें हैं वो सारी डिटेल्ड, वो मतलब फ्रेम, कुछ बहुत सारी चीज़ें की भी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रेम हो भी रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 3 साल की डिग्री में 3 साल की पढ़ाई की है तो आपके लिए पीजी 2 साल का है, और अगर आपने डिग्री में 4 साल की पढ़ाई की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए एमएससी की डिग्री तो मिलेगी नहीं, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी, तो 1 ईयर है, राइट। मास्टर डिग्री अगर आपने 3 साल की जो है वो ग्रेजुएशन में स्टडी की है तो आपको मास्टर डिग्री के लिए 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल की पढ़ाई की है तो 1 ईयर ऑफ स्टडी विल बी सफिशिएंट फॉर मास्टर्स डिग्री, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी पॉजिटिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या है, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ तो यह है कि इंक्रीज इज मैसिव। मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो इंक्रीज होने जा रहा है दैट इज मैसिव। मतलब देयर इज अबाउट 6% ऑफ एक्सपेंडिचर, 6% ऑफ जीडीपी जो है वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो करने जा रही है। सो एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज टू 6% ऑफ जीडीपी विच वॉज 2.5 to 3% इन प्रीवियस ईयर्स। उसके अलावा जो स्कूल है उनकी फीस पे कंट्रोल लगाया जाएगा। जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे जो है अच्छे से पढ़ नहीं सकते, या स्कूल का वो स्टैंडर्ड होते हुए भी वो मनमानी फीस कई स्कूल्स ऐसे वसूलते हैं, तो स्कूल को कैटेगराइज किया जाएगा और उनकी एक मैक्सिमम फी लिमिट रखी जाएगी और उसी के हिसाब से जो है वो फीस ली जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसका बहुत एडवांटेज होने वाला है।
एडवांटेज इसलिए होने वाला क्योंकि फीस कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टोटली रिस्पॉन्सिबल होगी फी के लिए प्राइवेट स्कूल्स की। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फीस ज़्यादा रखेगी तो उसको वोट्स नहीं मिलेंगे, अगर वो ज़्यादा फीस अलाउ करेगी, और अगर ज़्यादा फीस अलाउ नहीं करेगी तो उसको वोट्स मिलेंगे। तो नेचुरली क्या करेंगी, सारी की सारी गवर्नमेंट जो है उनकी कोशिश होगी कि फी को मिनिमम रखा जाए, पेरेंट्स पे जो है बर्डन वो कंपैरेटिवली कम होगा। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज बहुत बड़ी, अगर प्रैक्टिकल बच्चों को नॉलेज मिलती है शुरू में ही तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों को, राइट। इसके अलावा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो जो बनाया जाएगा सिर्फ टीचर द्वारा दिए हुए मार्क्स के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। इसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट, आपके फ्रेंड्स की असेसमेंट और टीचर का ओपिनियन जो है वो भी शामिल होगा। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर आपका जो है वो रिजल्ट बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इस तरह से जैसे पहले सिस्टम हुआ करता था वो सिस्टम अब नहीं है। यानी कि आपको अपने दोस्त के साथ भी प्यार से रहना पड़ेगा तभी वो मार्क्स देगा आपको। अगर आप अपने दोस्त के साथ प्यार से नहीं रहेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इसी तरह आप खुद को इवैल्यूएट करेंगे भी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, है ना। वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप अपने आप को अच्छा असेसमेंट करेंगे। अच्छा असेसमेंट, मेनली बात यह है कि वो चाह रहे हैं कि आप अपना इवैल्यूएशन करो, है ना। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप कितना पढ़ते हो, इसके लिए एक टेबल बनाओ जिसमें आप लिखो कि मैं इतने से इतने घंटे पढ़ा हूँ और इतने से इतने घंटे मैंने खेला है, इतना मिनट मैंने खाना खाया, इतना टाइम मैंने नहाने में लगाया। आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि व्हाट यू आर डूइंग। तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो एनकरेज की जा रही है इस नई पॉलिसी से। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे कैंपस खोल सकेंगी। ये जो काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस यहाँ पे खोल सकती हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत ही एक इम्प्रेसिव चीज़ जो है यहाँ पे है। उसके अलावा इस जो काम है सारा वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा, और डिवीज़न ऑफ लेबर आपको पता जब होती है तो एफिशिएंसी हमेशा बढ़ती है। इसलिए वेल प्लान डिपार्टमेंट होंगे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। और एक टीचर की ट्रेनिंग का जो है वो भी प्रावधान है कि जो टीचर्स हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, नई पॉलिसी को कैसे लागू किया जाए, बच्चों से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कैसे ली जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो नेगेटिव क्या है इस पॉलिसी के। सबसे पहले ये है कि अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस को ज़्यादा इनकरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश में पीछे छूट सकते हैं। अब ये हमें देखना है कि हमने इंग्लिश को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए अगर तो रिसर्च करनी है तो इंग्लिश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि रिसर्च करने के लिए यू डोंट नीड इंग्लिश, है ना। एंड लेकिन अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में जॉब करनी है, आपने अमेरिका जाना है, आपने लंदन जाना है, आपने कनाडा जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये रखा कि इट इज़ नॉट कंपल्सिव, इट इज़ नीदर कंपल्सिव ऑन स्कूल्स नॉर कंपल्सिव ऑन स्टूडेंट्स। और एक जो चाइनीज़ लैंग्वेज को इन्होंने एक्सक्लूड किया है, मेरे हिसाब से वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन की भाषा जो है वो तो ज़रूर आनी चाहिए कि व्हाट दे टॉक अबाउट अस। सो दुश्मन की भाषा जरूर जो है वो सीखनी चाहिए। सो ये था कंक्लूजन हमारी एजुकेशन पॉलिसी का। मुझे उम्मीद है मैं अच्छे से समझाने में आप लोगों को कामयाब हुआ हूँ, और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंटीमेशन मिल सके। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है दैट विल बी exclusively regarding the impact of new education policy on NEET and JEE examinations. Thank you so much.